हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्रेड सिविल एंड सेक्रेड गुरुकुल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के हैं। ऑलरेडी हमने स्ट्रेंथ ऑफ मेटल के बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए। तो सबसे पहला टॉपिक आपका जो था प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो इस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेवर्स ब्रिटल फ्रैक्चर इन डक्टाइल मेटल। ध्यान से पढ़िएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेवर ब्रिटल फ्रैक्चर इन डक्टाइल मटेरियल। कि डक्टाइल मटेरियल में फ्रैक्चर यानी कि ब्रिटल फेलियर कौन सा आएगा। यही कह रहा है ना कि ब्रिटल फेलियर का जो ब्रिटल फ्रैक्चर का जो फेवरेबल कंडीशंस कब होगा, जब ये आपको एलिवेटेड टेम्परेचर की बात करता है, स्लो रेट ऑफ स्ट्रेनिंग, प्रेजेंस ऑफ नॉच और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो करेक्ट आंसर इज द प्रेजेंस ऑफ नॉच। देखो, प्रेजेंस ऑफ नॉच का मतलब ये होगा दैट इज शोइंग द इरेगुलर शेप। तो इरेगुलर शेप के कारण क्या होता है कि जो स्ट्रेस का जो लेवल होता है, वो स्ट्रेस लेवल जो होता है वो पीक पे आता है, मतलब इंक्रीज करता है। तो सडन चेंजेज होते हैं जिसके कारण क्या, तो प्रेजेंस ऑफ नॉच। बाकी सब सही है, एलिवेटेड टेम्परेचर हो गया, स्लो रेट ऑफ स्ट्रेनिंग एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो जो ब्रिटल फ्रैक्चर के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ नॉच। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग विथ लीस्ट वन टू लीस्ट टू। इसमें से कौन सा सही है। तो सॉफ्ट एंड वीक, हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट एंड टफ एंड हार्ड एंड टफ। तो इसका जो बेस्ट आंसर है, बेस्ट आंसर कहने का मतलब है कि कौन सा इसका आंसर सही है, फर्स्ट का ए बी सी डी किससे मैच कर रहा है। तो सॉफ्ट एंड वीक का जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनता है, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसे। तो दिस इज द ई, द फर्स्ट का ई। तो वन का ई आपका एक या तो ए है या फिर सी है। तो वन का ई सबसे पहले मैच कर गया। ओके, नेक्स्ट आपका आता है हार्ड एंड ब्रिटल। तो हार्ड एंड ब्रिटल तो साफ साफ ये दिख रहा है, दिस इज द हार्ड एंड ब्रिटल। तो टू का आपको डी हो गया। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सेम टू सेम, यानी कि सी, थ्री का आपको सी है। उसके बाद फोर्थ सॉफ्ट एंड टफ, सॉफ्ट एंड टफ आपका हो गया फोर का बी। तो ये आपको बी है, और फाइव का जो बच गया वो ए है। तो ये लास्ट वन फाइव का है। तो ई डी सी बी ए, ई डी सी बी ए, ओके गॉट इट। तो ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। देखो, ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, आई ऑलरेडी डिस्कस इन द ऑल थियोरेटिकल पोर्शन जो हमने डिस्कस किए थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। वहां पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसके ग्राफ किस तरह, चाहे वो ब्रिटल मटेरियल ग्राफ हो, डक्टाइल मटेरियल ग्राफ हो, चाहे आपको कॉर्क हो, कॉन्क्रीट एल्यूमिनियम हो, कास्ट आयरन हो, कॉपर हो, एचवाईएसडी बार हो, इन सारे का ग्राफ हमने डिस्कस किया है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When the strain in a material increases with time under sustained constant stresses, the phenomena is called what? क्या कहला रहा है इसमें, उसको ध्यान से पढ़िए कि when the strain in a material increases with time under sustained constant stresses, the phenomena is called creep. क्या कहलाता है क्रिप। क्रिप एक टर्म है जिसमें जो डिपेंड करता है टाइम और टेम्परेचर पे। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्रिप इज द जो आपके केबल दिखता है, जो इलेक्ट्रिक केबल है, जो आपको रोड पे दिखते होंगे कि दो पोल के बीच में इलेक्ट्रिक केबल, जब वो नया नया जो फिक्स किया जाता है तो काफी टाइट होता है, लेकिन डे बाय डे वो लूज हो जाता है, वो कुछ इस तरीके से दिखने लगते हैं। तो ये जो, अगर ये स्टार्टिंग में, अगर आपका ये आपका जो नया है, ये स्टार्टिंग में ये रहता है जो डॉटेड लाइन में है, लेकिन धीरे धीरे ये कुछ महीनों कुछ साल के बाद ये आपको बीच में जो डिफ्लेक्शन, जो डेल्टा इंक्रीज कर जाता है, तो दिस इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो इस परमानेंट डिफॉर्मेशन को ही क्रिप बोलते हैं। या फिर वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, अगर आपने देखा होगा कि विंडो के बाहर जो छज्जा लगे होते हैं, वो काफी पुराने बिल्डिंग में छज्जा इस तरीके से बेंड हो जाते हैं। तो जब छज्जा इस तरीके से जो बेंड हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा आपको, वो छज्जा बेंड होने का मतलब दिस इज ऑल्सो क्रिप। तो क्रिप इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड टेम्परेचर विद द कांस्टेंट लोडिंग कह सकते हो, चाहे वो लोड आपको स्टैटिक लोड क्यों ना हो, मतलब सेल्फ वेट हो या स्टैटिक लोड हो, किसी भी तरीके, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड द क्रिप। स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग हमने आपको ग्राफ से डिस्कस किया था
कि स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है जहाँ से आपको ये जो पोर्शन जो भी दिखा रहा है, ये पोर्शन क्या कहलाता है, स्ट्रेन हार्डनिंग। और इसके आगे का पोर्शन जहाँ पे अल्टीमेट पॉइंट से फ्रैक्चर पॉइंट तक का जो पोर्शन होता है वो हमारा स्ट्रेन सॉफ्टनिंग होता है। हिस्टेरियस प्रॉपर्टी क्या होता है, हिस्टेरियस प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जिसका विद इन इलास्टिक लिमिट जो लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे कि रबर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें हिस्टेरियस प्रॉपर्टी जिसका लोडिंग और अनलोडिंग कर्व दोनों क्या होता है, अलग अलग होते हैं। विस्कोइलास्टिक क्या होता है, ये ई है ना कि सी है। विस्कोइलास्टिक क्या होता है, तो विस्कोइलास्टिक का मतलब ये होता है कि जैसे कि जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी भी और थोड़ा प्लास्टिक, सम ऑफ द इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड प्लास्टिक, दैट इज कॉल्ड द विस्कोइलास्टिक। तो किसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ओके, दिस इज द विस्कोइलास्टिक। तो ये आपको क्रिप इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, ईएस में आते हैं। स्ट्रेन इज अ फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ मटेरियल व्हाइल स्ट्रेस इज अ डिराइव्ड कॉन्सेप्ट। दिस इज बिल्कुल बिल्कुल सही है कि स्ट्रेन जो है वो फंडामेंटल बिहेवियर है किसी भी मटेरियल का, लेकिन अगर हम स्ट्रेस की बात करें दैट इज अ डिराइव्ड कॉन्सेप्ट। तो पहला तो असर्शन सही है, तो चलिए ये तो सही है। रीजन क्या कहलाता है, स्ट्रेन डज नॉट हैव ए यूनिट व्हाइल स्ट्रेस हैज ए यूनिट। स्टेटमेंट ये भी सही है, बट क्या कहा ऑप्शन में कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नो दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए एंड आर ट्रू बट आर इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दिस इज द करेक्ट वन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 भी सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 भी, यानी कि असर्शन भी सही है और रीजन भी उसका सही है, लेकिन उसका रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कहला रहा है। जैसे कि आपको पता है स्ट्रेन डजंट हैव एनी यूनिट, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल बाई एल। स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया, तो पी बाई ए, दिस इज द स्ट्रेस एंड अनदर वन इज द स्ट्रेन। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, गॉट इट। नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग विथ लीस्ट 1 टू लीस्ट 2। तो क्या कहला रहा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम बात करते हैं कि माइल्ड स्टील की बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, तो अगर हम पॉइंट देखें तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या शो करता है, दिस इज द ए, बी, सी डैश, सी डबल डैश, डी, ई और एफ। द पॉइंट ए इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि प्रोपोर्शनल लिमिट। इल्ड पॉइंट कौन सा होगा, सी डबल डैश आपका इल्ड पॉइंट था। ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा होगा, ब्रेकिंग पॉइंट आपका एफ पॉइंट हो गया। और अल्टीमेट स्ट्रेस कौन सा होगा, ई पॉइंट हो गया। तो अब मिला लीजिए आप सीधा सीधा कि फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एकदम सही है। सेकेंड स्टेज में क्या हो जाता है, सेकेंड स्टेज में आपको यील्ड पॉइंट आएगा, ये भी सही है। थर्ड स्टेज में क्या आ जाएगा, थर्ड स्टेज में आपका अल्टीमेट स्ट्रेस आ जाएगा। फोर्थ स्टेज में क्या आ जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस आएगा। तो इसका ऑप्शन इसको इस तरीके से मैच करेगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3 कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर। सो इसका आंसर है आपका बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कि अब देखिए ए क्या है, ए इज द प्रोपोर्शनल लिमिट, बी इज द इलास्टिक लिमिट, सी डैश इज द अपर यील्ड पॉइंट, सी डबल डैश इज द लोअर यील्ड पॉइंट, डी इज द अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट बोलूंगा स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट पॉइंट, ई पॉइंट इज द अल्टीमेट पॉइंट एंड एफ पॉइंट इज द फ्रैक्चर पॉइंट। डी से ई वाले जोन को, डी से ई वाले जोन को हम स्ट्रेन हार्डनिंग जोन बोलते हैं, ई से एफ वाले जोन को स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जोन बोलते हैं, सी डबल डैश से डी के बीच में परफेक्टली प्लास्टिक और यील्ड प्लेटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक और यील्ड प्लेटू। जो हुक्स लॉ वैलिड होता है अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि ए पॉइंट तक, तो अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट हुक्स लॉ वैलिड होता है, ओके। और बी इज द इलास्टिक लिमिट। तो एक एक पॉइंट आपको यहां से क्लियर हो गया एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, लीस्ट द मैच कराना मटेरियल और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि ई। इधर आपको मटेरियल दिया हुआ है, इधर आपका ई दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो स्टील का एज यू नो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, सारे इसी यूनिट में है, ठीक है। कास्ट आयरन क्या होता है, 1/2, तो यानी कि कास्ट आयरन का क्या हो जाएगा, हाफ, तो सेकंड हो गया। एल्यूमिनियम 1/3 होता है, यानी कि 0.66, तो टिम्बर आपका ये। तो ये आपका 3 2 1 एंड 4, 3 2 1 4 कौन सा, 3 2 1 4, ए इज द करेक्ट आंसर, गॉट इट।
तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आपको याद रखना है। डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 4 का 4 मैच द फॉलोइंग में ही आ जाए। हो सकता है कि डायरेक्टली पूछ दे कि कास्ट आयरन का यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, या एल्यूमिनियम का यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, या फिर आपका टिम्बर का क्या होता है। तो जस्ट आपको दिमाग में रखना इन चीजों को कि एक तो आपको हमेशा यूज आता है, कहीं पे अगर नहीं भी दिया हुआ है, अगर स्टील के केस में, माइल्ड स्टील के केस में, इट जस्ट अप्लाई 2 इंटू 10⁵, चाहे माइल्ड स्टील की बात करें या HVSD बात की बात करें या HTS बार की बात करें, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। सारे के सारे न्यूटन पर mm² में ही है, कोई अलग यूनिट नहीं है। गॉट इट? नेक्स्ट वन। सो ए इज द करेक्ट आंसर। द फिनोमिनन ऑफ डिक्रीज resistance of a material due to the reversal of a stress is called what? जहां पे टर्म्स आ जाए रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, साइक्लिक रिवर्सल, रिवर्सल साइक्लिक, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस, वहां पे आप समझ लेना फटीग फेलियर की बात करते हैं। फटीग फेलियर का बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे कि आपने वाइंडिंग वायर देखा होगा, तो वाइंडिंग वायर को 4 बार अगर आप तोड़ते हो, ऐसे टिल्ट करते हो, तो वो टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? बिकॉज दैट इज द रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, साइक्लिक लोडिंग और रिवर्सल साइक्लिक लोडिंग हम वहां पे अप्लाई करते हैं। द फिनोमिनन ऑफ डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस, तो दैट इज व्हाट? साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग। तो दिस इज कॉल्ड द फटीग फेलियर। रेजिलियंस क्या कहता है? रेजिलियंस वो होता है कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट। लिसन केयरफुली, रेजिलियंस की बात बता रहा हूं। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट, दैट इज कॉल्ड द रेजिलियंस। पहला टर्म। इलास्टिसिटी क्या होता है कि अगर किसी मटेरियल पे हम लोड अप्लाई करते हैं, लोड रिमूव करने के बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी। इट मींस व्हेन वी अप्लाई एनी लोड ऑन ए बॉडी, ऑन ए मटेरियल, and after the removal of load, the material should regain its original shape and size or original position, that is called the elasticity। क्रिप अभी आपको बताया था कि परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा कि परमानेंट डिफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड द क्रिप। तो ये तीनों चीजें आपको एक्सप्लेन कर दिया, फटीग आपको बता दिया, साइक्लिक और रिवर्सल साइक्लिक। नेक्स्ट क्या कहता है कि फॉर ए गिवन मीन स्ट्रेस देयर इज ए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस बिलो विच failure will not take place on infinite number of cycle known as the endurance limit, that is correct one। when a structure is subjected to fluctuating stresses, the fracture occurs at value of stress much lower than in case of the static loading। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट वन। अब इसमें से सवाल ये कि कौन सा इसका स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो देखो एसेशन रीजनिंग का सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको बताता हूं। अगर आपको एसेशन रीजनिंग का क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपको इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट गलत दिख जाता है, तो वो क्वेश्चन कभी आपको गलत नहीं होगा, वो आपको क्वेश्चन 110% सही होता है। रीजन ये है कि एसेशन रीजनिंग में अगर आपके पास जो ऑप्शन होते हैं, जैसे कि सी और डी होगा उसका आंसर, सपोज दैट कि अगर कोई एक गलत होता है, या तो सी होगा या डी होगा। बाकी अब ए और बी में डिसाइड करना होता है कि ए है या फिर बी है, क्योंकि सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड थिंग होता है वो ये डिसाइड करना होता है आपको कि क्या इसका रीजन सही है कि नहीं है। क्योंकि आप स्टेटमेंट करेक्ट कर देते हो अगर आपको थियोरेटिकली नॉलेज प्रॉपर होगा, आपको ढंग से नॉलेज होगा कि हाँ आपने चीजों को अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप इसका आंसर कभी भी गलत नहीं करोगे। दिस इज द बेस्ट पार्ट, दिस इज द यूनिक ऑफ दिस क्वेश्चन, ये यूनिक है इस क्वेश्चन का। तो पहला स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, अभी आपको बताया कि दिस इज करेक्ट वन। व्हेन द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू अ फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस, the fracture occur at the value of a stress much lower than the in case of the static loading। this is also correct statement, but the explanation is not correct, so B is the correct statement। समझ में आ गया कि when we are talking about any material, कि material can withstand infinite number of cycles at or below the endurance limit, and the stresses which can be withstood for specified number of cycle is called the fatigue strength, it's called the fatigue strength ऑफ अ मटेरियल। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया, यानी कि आंसर हो गया, वो आपका बी है, बिकॉज एक्सप्लेनेशन इज नॉट द करेक्ट वन। सो अगले सवाल पे आते हैं।
लिस्ट मैच द फॉलोइंग द मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड फीचर्स की बात किया है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी और फीचर्स, तो क्रिप है, टेनेसिटी है, डक्टिलिटी है एंड ब्रिटलनेस। तो क्रिप क्या कहा था आपको? क्रिप कहा था कि amenability to go through the change of shape without rupture, तो दिस इज द टेनेसिटी। तो बी का सबसे पहला वन आ गया। क्रिप क्या कहलाता? सस्पेक्टेबिलिटी टू डिफॉर्म विथ टाइम अंडर सस्टेन लोडिंग, दैट इज द क्रिप। अभी आपको बताया कि विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड टेम्परेचर इन द केस ऑफ द स्टैटिक लोडिंग और सेल्फ वेट, तो या डेड लोड। डक्टिलिटी क्या कहलाता है? डक्टिलिटी आपका है कि अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ, और तो अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ किसके लिए आ जाएगा? अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ किसके लिए आ जाएगा? एक सेकंड, जस्ट अ मोमेंट, ये यहाँ पे गलत है। जस्ट अ मोमेंट, इसको इरेज कर देता हूँ ये। ठीक है, एक ऑप्शन नीचे हमारे पास ये भी था, तो उस ऑप्शन को मैंने नहीं देखा था। एक ऑप्शन आपके पास ये भी है, एक सेकेंड। टेनेसिटी के अलावा नीचे में सस्पेक्टेबिलिटी टू फेल, क्या कह रहा है? सस्पेक्टेबिलिटी टू फेल सडनली विदाउट वार्निंग, और एक है अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेस। चारों ऑप्शन पहले पढ़ लेना, उसके बाद टिक करना, क्योंकि बेस्ट सुटेबल आंसर हमें टिक करना होता है। तो ए का 2 हो गया। तो टेनेसिटी क्या कहता है? अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ, दिस इज द अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, बी का 3। सी का क्या हो जाएगा? डक्टिलिटी, अमेंबिलिटी टू गो थ्रू द चेंज ऑफ शेप विदाउट रैप्चर, दैट इज द डक्टिलिटी। एंड ब्रिटलनेस क्या कहलाता है? दैट इज अ सस्पेक्टेबिलिटी टू फेल सडनली विदाउट वार्निंग। देखो, दो तरीके की प्रॉपर्टी, एक डक्टाइल प्रॉपर्टी है, एक ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। और डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या होता है कि फेलियर से पहले वो आपको वार्निंग देता है, बट ब्रिटल मटेरियल में फेलियर से पहले किसी भी तरीके का वार्निंग नहीं मिलता है। तो जो स्टील होता है दैट इज द रेनफोर्समेंट, दैट इज द डक्टाइल फेलियर होता है। बट अगर हम कॉन्क्रीट की बात करते हैं तो कॉन्क्रीट आपका ब्रिटल फेलियर होता है। ओके, बट इन केस ऑफ द ओवर एनफोर्स सेक्शन, अंडर एनफोर्स सेक्शन और बैलेंस सेक्शन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो हम आगे डिस्कस करेंगे आरसीसी में। बट यहाँ पे सिर्फ आपको इतना जानना है कि डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या होता है? वार्निंग देता है, बट ब्रिटल मटेरियल आपको वार्निंग नहीं देता है। कॉन्क्रीट में ब्रिटल फेलियर होता है, स्टील में आपको डक्टाइल फेलियर होता है। टेनिसिटी क्या होगा? अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ इज द टेनिसिटी। और क्रिप तो आपको बता ही दिया कि परमानेंट डिफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड टेम्परेचर एंड लोडिंग, या फिर कांस्टेंट लोडिंग कह लो, या फिर आप सेल्फ वेट कह लो, या फिर स्टैटिक लोडिंग कह लो, कोई भी चीज है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? 2314, 2314, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? 2314, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन प्लीज। As soon as external forces causing deformation in a perfectly elastic body and withdraw, the elastic deformations disappear completely and instantly। अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि for a elastic body or elastic material, when we will apply a load, the deformation will takes place, उसमें कुछ deformation होगा, deformation will takes place, and when we will remove the load, instantly and completely, this will be deformation will disappear। तो वही कहा है कि the elastic deformation disappear completely and instantly। got it? तो C is the correct answer। next one please। Consider the following statement regarding the tensile test diagram for the carbon steel with varying carbon content। As the carbon content increases, जब हम किसी भी माइल्ड स्टील में, जैसे सपोज दैट कि अगर हम माइल्ड स्टील की बात करते हैं, तो जब इस मटेरियल में हम कार्बन कंटेंट को इंक्रीज करेंगे, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील डिक्रीजेस, नो, दैट विल बी द इंक्रीज, पहला गलत है। द इलोंगेशन बिफोर फ्रैक्चर इंक्रीजेस, नो, इट विल बी डिक्रीजेस। जैसे कि HYSD बार की बात करें तो HYSD बार यहां तक आ जाएगा, तो यहां पे आपको फ्रैक्चर, तो ऑब्वियस द डक्टिलिटी ऑफ द मेटल डिक्रीजेस, तो डक्टिलिटी तो घटा ना, ये आपको माइल्ड स्टील का है और ये आपको HYSD बार है, तो ये आपको HYSD बार होगा। तो इसमें डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल डिक्रीजेस, तो घट रहा है, सही है। एंड द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील इंक्रीजेस, ये भी सही है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसका इंक्रीज कर गया। तो कार्बन कंटेंट को जब इंक्रीज करोगे, जब कार्बन कंटेंट को जब हम इंक्रीज करेंगे, तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ब्रिटलनेस बढ़ेगी, डक्टिलिटी बढ़ेगा, हार्डनेस बढ़ेगा। लिसन केयरफुली, कार्बन कंटेंट को इंक्रीज करने से उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ेगा,
उसका ब्रिटलनेस जो होगा वो बढ़ेगा, डक्टिलिटी घटेगा और हार्डनेस इंक्रीज करेगा। तो ओनली द ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 3 और 4 ही करेक्ट है, बाकी के बाकी दोनों ये गलत है। गॉट इट? सो 3 एंड 4 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन प्लीज। What is the maximum possible value of Poisson's ratio for non-dilatant material? तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर द नॉन डायलेटेंट मटेरियल की अगर हम बात करें, दैट इज द 0.5। जो रेंज है वो -1 से लेके 0.5 तक होता है। जो हम इंजीनियरिंग मटेरियल की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग मटेरियल 0 से लेके 0.5 तक होता है। लेस देन जो 0 होता है वो रेहोपेटिक मटेरियल के लिए होता है। रेहोपेटिक मटेरियल, रेहोपेटिक मटेरियल में आपका जैसे कि ह्यूमन टिश्यू आ गया, ह्यूमन टिश्यू, ह्यूमन टिश्यू इज द रेहोपेटिक मटेरियल। तो आपको इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के लिए 0 से लेकर 0.5 तक है, तो दैट इज द बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट वन। द शियर मॉडुलस ऑफ ए मटेरियल इज हाफ of its the Young's modulus, what is the value of its Poisson's ratio? Oh, it's very simple questions। अगर आपको याद होगा E is equals to 2z into 1 plus mu, तो वही तो पूछा what is the value of its Poisson's ratio। तो यहाँ पे कहा है कि G equals to, अगर हम E by 2 लेते हैं, क्वेश्चन में लिखा होगा shear modulus G of the material is the half of its the Young's modulus of elasticity। so क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो बस G equals to E by 2, तो म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। चेक कर लीजिए, 2g से 2g 1 इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो भी लिख देता हूं, E इक्वल्स टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। क्या होता है? E इक्वल्स टू 3k इंटू वन ऑफ द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, एंड अगर इसके बीच का रिलेशंस की बात करोगे तो एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो ये है m बाई आई इक्वल्स टू E बाई आर इक्वल्स टू F बाई वाई। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस फॉर दीज थिंग्स। नेक्स्ट वन। What is the range of Poisson's ratio for the ductile metals? तो one of the best example is the D। इसके अलावा सबसे बेस्ट सुटेबल आंसर हमें पुट करना होता है, तो 0.25 से लेके 0.33 इज द Poisson's ratio for the ductile material। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है रेंजेज एंड वैल्यूज कहाँ पे, पूरे के पूरे लेसन में, चैप्टर में। हाउ इज द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए बॉडी विदाउट परमानेंट डिस्टॉर्शन इज टर्न एज व्हाट? Modulus of resilience, modulus of tenicity, modulus of toughness and proof resilience। So maximum strain energy stored per unit volume in a body without permanent deformation is what? अभी आपको बताया था थोड़ा देर पहले कि when we will strain energy stored within elastic limit, तो विद इन इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या हो गया कि वहां पे किसी भी तरीके का परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है, विदाउट परमानेंट डिस्टॉर्शन, विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। अब हाइपर रेजिलियंस क्या कहलाता है? हाइपर रेजिलियंस वो होता है कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, दैट इज कॉल्ड द हाइपर रेजिलियंस। गॉट इट? आगे आ जाते हैं। प्रूफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ टफनेस, फ्रैक्चर पॉइंट पे टफनेस हम देखते हैं। मॉडुलस ऑफ टफनेस का मतलब हो गया कि जब जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड यहाँ तक पूरा ये जो इसके यहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है अगर, तो इसके नीचे जितना भी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ टफनेस की बात करेगा। तो दिस इज फॉर दिस मॉडुलस ऑफ टफनेस। तो ए इज द करेक्ट आंसर। लिस्ट द फॉलोइंग विथ मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। तो इसमें क्या कह रहा है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, वर्क क्या है, फोर्स क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आई थिंक सो ये आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा मोस्टली, एंड इंजीनियरिंग में आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ना है, डायमेंशनल एनालिसिस में। ठीक है, यहाँ पे भी हम एक बार देख लेते हैं क्या है इसका। तो विच ऑफ द आंसर इज द करेक्ट वन? तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे बेस्ट तो आपको फ्रीक्वेंसी याद होगा। आई थिंक सो फ्रीक्वेंसी अगर आपको याद होगा तो फ्रीक्वेंसी डी है। तो डी के केस में कौन सा हो जाएगा? डी का तो ये पर सेकेंड यानी कि टी इनवर्स -1, तो एक तो आपको याद है क्या। फोर्स और वर्क आपको पता होगा, जो क्लास 11 12 में अगर आपने पढ़ा होगा। तो फोर्स और वर्क के केस में अब कौन सा आंसर हो जाएगा?
तो फोर्स ऑफ वर्क के केस में क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लिया कि अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो ml t⁻², बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ml t⁻², वर्क ml² t⁻²। तो ये तीन चीजें तो आपको पता था। मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी अगर नहीं भी पता है तो आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। आपका आंसर होगा 4, 4 के बाद 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, यानी कि B इज द करेक्ट आंसर। So this is the correct answer, and I hope so this is clear, and this is all about the properties of metal. So thank you everyone, and like, share and subscribe. अगर आपने चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब फॉर द न्यू वीडियोज एंड न्यू अपडेट्स एंड लेटेस्ट अपडेट फॉर द ऑल द एग्जामिनेशन, फॉर द स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. So thank you everyone.